मैं लक्ष्मी। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से। डॉक्टर साहब से हम पहले भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कई विषयों में जानकारी लेते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कुछ हम बुक्स देख रहे हैं डॉक्टर साहब के पास जो बाहर से आई हुई हैं। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब ये बुक्स कहाँ से आपने मंगाई हैं और ये किस भाषा में इनको लिखा गया है? देखिए, ये सारी बुक्स विदेशों से आई है और इसे मंगाने के लिए हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र बहुत दिनों से अथक प्रयास कर रहा था, क्योंकि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की सबसे बड़ी ये एक खासियत रही है कि कोई भी स्टडी किया है ये अभी तक तो एविडेंस बेस्ड स्टडी करने की कोशिश किया है। अगर इलेक्ट्रोपैथी की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम भरपूर ये कोशिश करते हैं कि जो भी हम बातें समझें या जानें वो हमारे फाउंडर काउंसिलर मैटिक की बातों से मिलती जुलती हो। अगर वो नहीं मिल रही है, उससे रिलेटेड अगर हमारी इंडियन बुक भी अगर हमारे सामने आती है वो भी पढ़ा जाता है। लेकिन इंडिया में और भी बांधिए बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो हमारे अपने अपने अनुभव भी लिखे गए हैं, तो उसको थोड़ा सा अभी दरकिनार करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अनुभव वो पर्टिकुलर होते हैं किसी खास खास व्यक्ति के। और हमारी जो अभी स्टडी जो होनी चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। काउंसिलर की अगर साइंस है तो काउंसिलर की ही कॉन्सेप्ट पे स्टडी होनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही कोशिश करके इन सभी बुकों को इकट्ठा करवाया। और इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं विदेशों में उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, कुछ हमारे मित्रों ने कोऑपरेट किया, और तब जाके ये सारी बुक्स अवेलेबल हो पाई है। सर, विदेशों से हम जानना चाहेंगे मतलब किस जगह से ये आपके पास बुक्स आई हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये तीन चार जगह से हमारे पास ये किताबें, कुछ इसमें करीब करीब 40% किताबें तो इटली से आई है, और हमारी इसमें कुछ किताबें जो है जर्मनी से आई है, कुछ किताबें रसियन हैं, और कुछ बाहर से ही है, इंग्लैंड से हैं, यूएस से हैं, जो कि इंग्लिश में है। बाकी और सब किताबें जो हैं अलग अलग लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में और किस लैंग्वेज में ये? देखिए, जो इटली से आई है नेचुरली वो इटालियन लैंग्वेज में है। हमें अभी रियली में अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं जो कि आपको किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उनसे ट्रांसलेट कराने की कोशिश की जा रही है। और जितनी ट्रांसलेट कराई गई है अभी तक कुछ किताबों को, उसमें बहुत सारे रहस्य सामने आ रहे हैं, और उसको देखकर ये लग रहा है कि जिस कॉन्सेप्ट पर सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र आज वर्षों से काम कर रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट काउंसिलर मैटी ने अपनी किताबों में एक रहस्य के रूप में लिखा है, जिसको कि बार बार उन्होंने कहीं पे कुछ सेक्रेट लिख दिया है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, टर्म यूज किया गया है, बट है सारे वही कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए। इसमें बहुत जगह पे एनर्जी भी लिखी हुई मिल रही है, बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हर जगह। तो हम कोशिश में है कि हमारे पास ये जितनी भी किताबें आई है इस सारी किताबों को मैं ट्रांसलेट करा दूं, और ट्रांसलेट करा के और जितने मैटर है उस सबको हाईलाइट करके और फिर लोगों के बीच में इसको लाऊं। क्योंकि सर जाहिर सी बात है, अगर जर्मन में इटालियन में तो ट्रांसलेट होने के बाद ही हम लोग हमारे दर्शक उसको जान हम थोड़ी बहुत ऐसे उसको प्रोनाउंसिएट कर दें ये अलग मैटर है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाएंगे जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा। सर, कुछ बुक्स आपने बोला कि इंग्लिश में भी है, तो सर कोई ऐसी कुछ बुक जो हमें हमारे दर्शक भी जानना चाहें, कुछ बुक्स के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, इसमें मैं सारी बुक्स आपको दिखा देना चाहूंगा एक एक करके कि इस बुक को आप देख लें। ये देखिए, ये इटालियन लैंग्वेज में किताब है, इस पर लिखा हुआ है, ये वेद मैकम 1885 में ये पब्लिश हुई थी ये किताब। ये वेद मैकम, ये मैटी की सारी ओरिजिनल वहां से ये लाई गई है, जो मैटी ने अपने यहाँ म्यूजियम के फॉर्म में रखा है, आर्चिवो म्यूजियम मैटी। और ये सारी किताबें केवल वही नहीं है, ये हर जगह लाइब्रेरी में भी भेजी जा चुकी है। इसमें ऐसे अगर मैं दिखा भी दूं इस सारी किताबों को अंदर से, तो शायद उसमें एबीसीडी समझ में आ रही है, बट वो क्या वर्ड लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि ट्रांसलेट ना किया जाए। सर, ये इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में? हाँ, ये सारी इटालियन लैंग्वेज में किताबें हैं, मैं वही दिखाना चाहता हूँ। ये वेद मैकम डेल इलेक्ट्रो होम्योपैथिया करके जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है। और भी कुछ किताब, ये 1885 की किताब है। ये साइंस नोवा सीजर मैटी की भी, ये भी ओरिजिनल बुक है। ये सारी किताबें वहीं से मंगाई गई है, जो आर्चिवो म्यूजियम मैटी, जो मैटी साहब के यहाँ जो ये 1892 में ये छपी थी किताब। इस सारी किताबों की अगर स्टडी अगर रियली में अगर शुरू की जाए, अगर इसके एक कंटेंट में अगर हम देख लें व्हाट इज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, क्योंकि सारी किताबों में अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये बुक है
तो व्हाट इज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो रहेगा नहीं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है क्या। अगर उस चैप्टर को अगर हम पढ़ ले ट्रांसलेट करके तो हमारे करीब करीब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेडिसिन की भी है तो मेडिसिन की भी चर्चा की गई है सारी किताबों में कि मैटी साहब किस तरह की मेडिसिन यूज करते थे, कैसे उसको यूज करने का प्रोसेस बताया है बहुत सारी जगहों पे। ये डेल मेडिको रेमेडी मैटी, ये 1875 की किताब है, ये भी बोलोगना से छपी हुई है, इटली से। ये सारी बुक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है। ये भी मैटी की ओरिजिनल बुक है आपको, ये 1874 में छपी हुई है वहां से। ये बहुत ही मुश्किल से कहा जाए तो बहुत जद्दोजहद हुई है। इसको मैं 6 महीने पहले भी मैंने कोशिश किया था मंगाने की, बट किसी न किसी कारण से वो परेशानियां हमेशा आती थी। कभी कोविड के कारण आ गई, कभी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हुआ, कभी मनी ट्रांसफर का प्रॉब्लम आता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आते रहती थी। बट इस बार ऊपर वाले की मेहरबानी रही हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र पर कि लिटरेचर मैक्सिमम आज जो हमारी आईडीसी ढूंढ रही है कि ओरिजिनल लिटरेचर हमें दिखाया जाए जहां की कुछ लिखा हो, क्योंकि अगर हम ये लिटरेचर दिखा रहे हैं तो इस पर हमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमने नहीं लिखा है, ये उस समय की लिखी हुई है। ये सारी ओरिजिनल बुक है, उनकी लाइब्रेरी मतलब उनके म्यूजियम में रखी हुई है, लाइब्रेरी में वहां से। ये 1931 की बुक है, उंडेचोटा कॉन्सिजरमेटी। एक एक किताबों में रहस्य छुपे हुए हैं। सारे बुक को अगर बारी बारी से, ये आपको ओरिजिनल बुक है स्टेपिंग स्टोन टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये इंग्लिश में है, एजल ग्लिडन साहब की ये किताब है एक्चुअली। ये लंदन से आई है, ये 1892 में पब्लिश हुआ था। ये सेकंड एडिशन बुक है, डॉक्टर एजल ग्लिडन, ये ऑथर ऑफ फेथ क्योर भी कहे जाते हैं। ग्लिडन साहब एक्चुअली फेथ क्योर कॉन्सेप्ट पर भी उन्होंने बहुत काम किया था कि किसी चीज पर अगर विश्वास कर ली जाए तो क्या बीमारी को ठीक किया जा सकता है, उस पर भी उन्होंने बहुत आगे तक काम किया था। और उन्होंने एक किताब लिख दी थी फेथ क्योर, वो किताब भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, शायद वो बुक मेरे इस समय भी मेरे सामने होगी। देख रहे हैं कि काफी बुक्स और भी यस मैंने एक्चुअली फेथ क्योर मेरे लिए बुक नहीं थी, बट मैंने जब देखा कि हमारे ग्लिडन साहब, जिसको कि हम लोगों ने मैटी के बाद उनका नाम लिया जाता है एजल ग्लिडन का, और वो फेथ क्योर के राइटर हैं, फिर उस किताब को मैं पढ़ना चाहा, या हमारी टीम पढ़नी चाहिए कि एक्चुअली उस फेथ क्योर में उन्होंने लिखा क्या है, क्योंकि उनको एजल ग्लिडन साहब को फेथ क्योर के ऑथर के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से नहीं जाना जाता है उन्हें। तो ये हमारी इंग्लिश की बुक है, उनकी ओरिजिनल बुक सेकंड एडिशन जो 1892 में छपी हुई थी। ये थियोबाल्ट की बुक है, न्यू मेडिकल साइंस है, पॉपुलर गाइड एंड डायग्नोस्टिक गाइड फाउंडेड ऑन एक्सपीरियंस। ये ऑन एक्सपीरियंस ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ये लंदन से पब्लिश हुई है एक्चुअली, और ये एडिशन इसकी, ये बोस्टन लाइब्रेरी में इस किताब को रखा गया है। सेकंड एडिशन है इसकी, इनकी बुक की ये सेकंड एडिशन है। अब मैं आप लोग को कुछ बड़ी पहले जो छोटी थोड़ी किताबें थी तो उसको मैंने दिखा दिया, और अब कुछ किताबें इसमें बहुत बड़े और रहस्यमय किताबें हैं। ये जैसे बुक है, इसको मैं शायद प्रोनाउंसिएट भी ना कर पाऊं, ये रशियन लैंग्वेज में ये बुक है, ये रसिया से मंगवाया गया है एक्चुअली इस किताब को। और पूरी किताब इसमें एबीसीडी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर ऐसे देखा जाए तो, बट ये किताब है रशियन लैंग्वेज में, और वहां जहां पर रखी गई है, जिस पब्लिशर्स ने निकाला है, वहां पे इसे हिस्ट्री बुक के नाम से लिखा गया है कि एक हिस्टोरिकल बुक है। हिस्टोरिकल बुक हमें जरूर पढ़नी चाहिए। अगर हमारे साइंस की कोई हिस्टोरिकल बुक हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऑफ काउंट सीजर मैटी, देखिए मैं इतनी मेहनत के बाद इसमें कुछ वर्ड इसमें इंग्लिश को मिले देखने को, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऑफ काउंट सीजर मैटी रशियन हिस्ट्री बुक,
ये बस इतनी ही सी 2 लाइन जो है इंग्लिश में लिखी हुई है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें सारी बातें जो है वो रशियन लैंग्वेज में है, इसमें कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। इसको सर हिंदी लैंग्वेज को जानने के लिए आप इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कराएंगे? हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट हो जाए तो कम से कम हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली इस बुक में रहस्य है तो क्या है। हालांकि बहुत सारे रहस्यों को सामने लाया जा चुका है। अभी सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने इस किताब को आने से पहले भी बहुत सारे रहस्यों को लाया है, और ये किताब आज से करीब आए हुए मेरे पास महीने दिन हो गए, 1 महीने। उस समय से बहुत कुछ किताबों को हमने ट्रांसलेट करवाया, और जब देखा तो जिस रहस्य की हम चर्चा करते थे बार बार, एनर्जी की चर्चा, वो सारे रहस्य इस एक एक किताब में लिखी हुई है। और उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करवा रहा हूं कि जहां पर वो वर्ड मिले कम से कम उसको हाईलाइट करें, और फिर उस पूरे चैप्टर को समझे कि एक्चुअली इस चैप्टर में लिखा क्या हुआ है। ये हेल्स मेथड डेस ग्राफेन काउंटसीजर मैटी, ये 1892 की ये किताब है। हेल्स मेथड, ये काउंटसीजर मैटी की ये बुक है। उन्होंने इस मेथड को हेल्स मेथड कहा था क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो कॉन्सेप्ट है वो हीलिंग कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से, हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि कोई भी नेचुरल साइंस जो काम करती है वो हीलिंग प्रोसेस पे ही काम करती है। यही कारण है कि इस मेडिसिन का अपना कोई फंक्शन नहीं होता है, ये हमारी बॉडी में आती है, और हमारी बॉडी में जो नेचर ने हीलिंग कैपेसिटी दी हुई है उस हीलिंग कैपेसिटी को इनहेंस कराती है, और इनहेंस कराने के बाद हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है कि तुम्हारी हीलिंग तैयार हो चुकी है, तुम अपनी बीमारी को खुद ठीक करो। इसे नेचुरल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यही कारण है कि इसकी मेडिसिन कहीं से भी एक हेल्दी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाती है, सिर्फ हेल्दी बॉडी पे। डिस बॉडी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। डिस बॉडी पर अगर हम किसी भी मेडिसिन को अगर हम गलत यूज करेंगे, इसीलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम अगर सपोज करें कि हमारी सारी मेडिसिन, अगर किसी भी मेडिसिन का अगर साइड इफेक्ट ना हो कहीं भी, तो फिर हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो सारे कोई भी इंसान उठे और सारी दवाओं के, क्योंकि दवा इसके सारे लिमिटेड हैं, सारी दवाओं को उठाए और अपने घरों में रख ले और जो मर्जी करे, या सब मिलाकर एक बार खा ले, जो दवा काम करनी होगी करेगी, जो नहीं करनी होगी नहीं करेगी, अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। साइड इफेक्ट एक अलग मैटर है, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म होता है। साइड इफेक्ट तो होता ही है, किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होगा। अगर सपोज करें जैसे हम दूध पीते हैं, दूध का भी साइड इफेक्ट होता है, जबकि वो हमारे लिए बहुत ही लाभ देने वाली लिक्विड होती है। मेडिसिन भी जो हमारी है, हेल्दी बॉडी पर इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हम हेल्दी बॉडी पर इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो इस पर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन खिला दें, वो चाहे 2 साल से बच्चे के लेकर और एक 100 साल की एजेड हमारे बुजुर्ग तक, उन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बशर्ते कि वो हेल्दी हो। अगर अनहेल्दी होंगे तो कुछ ना कुछ सिम्टम उन पे आ सकते हैं। क्योंकि सर यही चीज डॉक्टर साहब बताएंगे कि किसको ये इसीलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। किसी मेडिकल साइंस में डॉक्टर की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि वो मेडिसिन को हैंडल करे कि कहाँ हमें किस मेडिसिन की जरूरत है, देना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सटीक मेडिसिन देंगे तो फालतू की दवाएं नहीं दी जाएगी तो पैसे बचेंगे, इसलिए नहीं। सटीक मेडिसिन देंगे तो जो हम रिजल्ट या जो आउटपुट लेना चाहते हैं वो हमें प्रॉपर वे में मिले। ये जैसे आपको ये भी देखिए हेल्स मेथड है, वो मैंने अभी जो बुक दिखाई थी हेल्स मेथड की 1882 की किताब थी, 1882 की, ये 1877 की, ये भी हेल्स मेथड है। मैंने एक ही किताब को अलग अलग एडिशन जितने भी छपे थे बाहर में, उस सारे किताब को मंगवाने की कोशिश की है। हमें ये मतलब नहीं था कि एक किताब है तो अलग अलग एडिशन की मंगाने की क्या जरूरत है। कभी कभी होता है कि हम अलग अलग एडिशन की किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें रिवाइज्ड भी मिलते हैं और उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होता है, और हमें इस साइंस की एक एक बारीकियों पर ध्यान देना था। इसलिए हमें जितने भी एडिशन के बुक अवेलेबल हो पाए वो सारी किताब को अपने अनुसंधान केंद्र की लाइब्रेरी में मंगवाया गया, और ये हमारे अनुसंधान केंद्र की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं हम। ये भी देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये सारी इटालियन बुक है, ये 1881 की किताब है। ये सारे बुक अलग अलग हैं। ये देखिए हेल्स मेथड, फिर एक
मैंने अभी हिल्स मेथड का 2 बुक दिखलाया था आपको। एक बुक जो थी आपको 1882, एक 1877 और एक 1878 की, ये हिल्स मेथड ठीक 1 साल के बाद फिर से पब्लिश हुई। किताबें इतनी जल्दी जल्दी पब्लिश क्यों हो जाती है? जब हमने 1877 में किताबें जब आई और 1878 में भी पब्लिश करने की जरूरत पड़ गई, मतलब कि उस समय इस किताब की इतनी ज्यादा डिमांड थी, जो इसका ऑथर है या प्रिंटर जो भी, अगर उसने सपोज करे कि अपने एक अंदाजन 1000 बुक्स को पब्लिश किया या 5000 या 10,000 किया और 10,000 यूं उसके बुक बिक गए होंगे, नेक्स्ट ईयर वो जरूरत समझा और डिमांड शुरू हो गई होगी इस किताब की, तब जाके नेक्स्ट ईयर या करंट में ऐसे बुक पब्लिश होते हैं हर साल। और हर साल होने का मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें रिवीजन होगा ही, ऐसे वो नहीं छपते हैं। तो ये 1878 की हिल्स मेथड है। सेम ये 3 किताबें एक ही, केवल अलग अलग ईयर की किताबें हैं। और देखिए 1879, ये भी हिल्स मेथड की, ये चौथी बुक हिल्स मेथड की। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक न्यूरोसाइंस, ये सारी किताबें, ये सब बाहर की हैं, यहाँ की अभी कोई किताब इसमें नहीं है। इसमें कोशिश की गई है कि सबको एक जगह इकट्ठा हम करें। एक ये किताब है, ये जर्मन बुक है, ये काफी मोटी है दिखने में, करीब करीब ये मैं बता रहा हूं इसकी पेज की क्वांटिटी जो है 500 समथिंग, 580 या 590 ऐसे हैं। $560 के लगभग, 560 पेज की ये किताब, ये कंप्लीट ये जर्मन भाषा में है और इसमें भी कुछ चैप्टरों को खंगालने की कोशिश की गई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रियलिटी को जानने के लिए। और जब देखा गया तो ये पाया गया कि जर्मन में भी वही किताबें लिखी हुई है जो हम काम कर रहे हैं। सब जगह लैंग्वेज केवल फर्क है, बाकी देखा जाए तो सारी किताबों में बातें एक ही लिखी हुई है, क्योंकि नेचुरली एक लिखेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बातें लिखी हुई है। अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बातें करेंगे और 10 किताबों में 10 तरह की बातें अगर लिखी हुई हो, इसका मतलब कि हम कंफ्यूज कर जाएंगे। किसी भी बुक को पढ़ें तो सब में एक ही बातें थी। ये जितनी भी किताबें हैं, हम इसकी अगर स्टडी अगर बारीकी से भी करने शुरू करें, इसमें कोई अलग नहीं लिखने की कोशिश किया है। ये फेथ क्योर जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपको, जो हमारे एजेल ग्लिडन साहब जिस बुक के ऑथर हैं और जिससे उनकी पहचान है पूरे वर्ल्ड में, फेथ क्योर बुक, उस किताब को भी मैंने मंगवाया था, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। इस पर देखिए कितनी अच्छे कंटेंट लिखे गए हैं कि फेथ क्योर देयर हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, इसके इतिहास को भी लिखा गया और इसके रहस्य को भी, दोनों इस किताब में। और ग्लिडन साहब इसके ऑथर हैं मेन, हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मैटी साहब के बाद जिनका नाम आता है अक्सर, उनके बहुत ही एक अभिन्न अंग रहे उनके साथ और उन्होंने काफी आगे तक काम किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जितना भी आंसर है वो सब हमें इस बुक्स के अंदर बिल्कुल बिल्कुल सारे आंसर इसमें करीब करीब मिलेंगे। और देखिए, जबकि मैंने बहुत सारी किताबों को ऐसा भी मंगवाने की कोशिश किया जो कि हमें शायद जरूरत नहीं थी, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रूफ करने के लिए हमें एक एविडेंस की जरूरत है, वो चाहे गवर्नमेंट के पास हो या हमारे कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो कि कभी कभी जानकारी के अभाव में भी कहीं चुप हो जाते हैं, यार मैं इसे नहीं जानता हूं, मैंने सुना तो है बट मैंने इसकी कभी किताब नहीं देखी है कि कहीं लिखा भी हुआ है। अक्सर सुनने में आता है कि काउंट सीजर मैटी एनर्जी थ्योरी को लिए, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज किया, बायो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज किया, एनर्जी वर्ड यूज किया, इसमें सब जगह लिखी हुई है, बहुत सारी जगह, एक जगह नहीं। और वो उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने रेचनबैग की थ्योरी पढ़ी थी, जिन्होंने ओल्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, रेचनबैग एनर्जी थ्योरी। ये रेचनबैग का भी मैंने मंगवाया, जिसको कि काउंट सीजर मैटी पढ़ के और इंस्पायर हुए थे, उस बुक को भी मैंने मंगवाया, द ऑडिक फोर्स। ये ओरिजिनल बुक है उसकी, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई है। इसमें मैटी साहब का भी जिक्र किया गया है कि जिसमें इस किताब को मैटी ने पढ़ा था और पढ़ने के बाद ही उन्हें लगा कि नहीं, इस प्लांट्स में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो एनर्जी होती है और वही एनर्जी ही हमारी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो हम कहते हैं ना कि सुबह में जब वो
FIR लो, फार इंफ्रारेड जो रेज होती है सनरेज से निकलती है सुबह सुबह करीब करीब सूर्योदय से आधे घंटे के अंतराल में, फार इंफ्रारेड FIR, इसीलिए सुबह जगने का प्रावधान है हमारी इंडियन मैथोलॉजी में या इंडियन कल्चर में। उसी FIR को सिर्फ इसलिए लेते हैं कि जो नेचुरल एनर्जी होती है वो हम ले लें। जब नेचुरल एनर्जी हमारी बॉडी में आनी शुरू होती है तो हमारी हीलिंग कैपेसिटी जो होती है नेचुरली इनहैंस कर जाता है, और फिर हमारे बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है हमारी बॉडी में वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक अंतिम बुक और दिखाऊंगा। किताबें तो बहुत सारी है और मैंने कोशिश किया था कभी रिसेंट में जितने भी बुक मंगवाए हैं, मैंने पहले भी बहुत सारी किताबों को मैंने बाहर से कलेक्ट करने की कोशिश की है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक द प्रिंसिपल ऑफ न्यू साइंस डिस्कवर्ड बाय काउंट सीजर मैटी ऑफ बोलोग्ना, प्रिंटिंग ऑफिस मैगनी 1880, ये 1880 में इस किताब को छापी गई थी। इसमें भी आपको बहुत सारे रहस्य मिलेंगे और इसको पढ़ना भी आसान होगा क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। बाकी सब भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसमें से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। और ये सारी किताबों को पढ़ना, इसको पढ़ना जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो आसान है, इसको भी पढ़ा गया, इसमें से भी बहुत सारे रहस्य मिले। और अब अगर गवर्नमेंट के सामने भी अगर हमें पुटअप करना हो इस साइंस को, मैं कुछ वक्त लूंगा क्योंकि इस लिटरेचर को हमें ट्रांसलेट भी कराना है और ट्रांसलेट करा के कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी रहस्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ एक मिस्ट्री वर्ड बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, बहुत पहले से। इसमें भी 2-3 जगह मिस्ट्री वर्ड यूज किए गए हैं कि रहस्य सेक्रेट है, मैटी ने यहाँ पे सेक्रेट रखा। एक्चुअली वो वर्ड सेक्रेट होता नहीं है, उसे डिकोड किया हुआ होता है, सॉरी कोडिंग किया हुआ होता है। कोड जब हम कर देंगे ना किसी भी चीज को, सपोज करें फॉर्मूले के अंदर में किसी बात को कोडिंग कर दी जाती है, तो उसको समझने वाला क्या करता है कि उसे पहले डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद उस रहस्य को सामने ला देता है। और जब सामने आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, इस रहस्य से पर्दा उठा है अभी। और जैसे ही पर्दा उठाते हैं तो फिर हम उस फाउंडर की हर बातों से अपनी कोडिंग, जो डिकोड हमने किया है कोडिंग मैटर को, उसको मैच कराते हैं कि हमने जो कोडिंग सही की है वो सही की है कि नहीं। और अगर मैच करता है तो फिर हम वहां पे एक मुहर लगाते हैं कि नहीं, मैंने जो बात कहा और मैंने जो काम किया वो सही किया है। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी बुक्स हम आपके पास देख रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा लग रहा है कि आपको वक्त लगेगा कि इनको हिंदी में ट्रांसलेट इतना आसान नहीं होगा। तो उस वक्त का हम इंतजार करेंगे जब आप ये हिंदी में ट्रांसलेट करके और हमें उसके बारे में आप जानकारी देंगे। जी जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।